नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रेस वार्ता में देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। तमाम राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं और आज हम जानेंगे तमाम बड़ी अपडेट। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या कुछ खास है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि इस समय दुनिया में जो युद्ध की स्थिति बन रही है वो एक रिपोर्ट आज अधिकतर अखबारों में प्रकाशित किया गया है। वो रिपोर्ट ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया पहली बार इतनी अशांत है। लगभग 56 देश इस समय युद्ध लड़ने के उस स्थिति में है और युद्ध में है। जैसे आपने देखा होगा, रूस और यूक्रेन के बीच जो बड़े युद्धों की बात कर रहा हूँ, उनके युद्ध अभी चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमास और आपके इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इसी प्रकार से अनेक छोटे छोटे देश इस समय युद्ध में है। तो इसीलिए जो है इसको माना गया, ये जो समय है ये द्वितीय विश्व युद्ध में दो वर्गों में जब बांट गए थे, दो भागों में जब बांट के युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद आज पहली बार ये दिखाई दे रहा है कि इस समय दुनिया अधिकतर देश अशांत है। बिल्कुल। खुशी की खबर भारत के लिए ये है कि जो अशांत देशों में धीरे धीरे जो लोग, जैसे सबसे ज्यादा अशांति जो है अमेरिका में है। अमेरिका इतने बड़े देश होने के बावजूद जो है वो भारत से ज्यादा अशांत है। आइसलैंड और जो वो सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण माना गया है। जैसे सिंगापुर को भी शांतिपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह है कि भारत ने कई जो वर्षों का आकलन करने के बाद अभी भले ही उनका नंबर 100 हुआ है, लेकिन बहुत तेजी से जो अशांति का जो स्तर है वो घटा है। मतलब अभी धीरे धीरे भारत भी जो है शांति की ओर अग्रसर है। इस खबर को लेके पूरी दुनिया में चिंता का विषय जरूर है कि जो यूनाइटेड नेशन है उनको भी चिंता में डाल सकते हैं ये खबर कि इतने सारे देश जब एक साथ युद्ध में है तो कभी भी ये विश्व युद्ध का आकार ले सकता है। इसीलिए उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, तभी जाके ये इसमें शांति की ओर पूरी दुनिया जाएगी। छोटे छोटे देश भी अब युद्ध में जाने लगे हैं और जैसे कि पहले परमाणु हथियार से के अलावा अन्य अनेक प्रकार के हथियार नहीं थे, उस कारण से जो है लोग चुनाव लड़ने से, देश चुनाव लड़ने युद्ध लड़ने से कोताही बरतते थी। लेकिन इस समय जो है जब हथियारों का पूरी तरह से ओपन मार्केट हो गया है, कोई किसी भी देश से हथियार खरीद रहा है, कोई बना रहा है, ऐसे स्थिति में लोगों में युद्ध की जो प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि हुई है। एक और खबर जो है अमेरिका से ही है, जो पहली बार किसी राष्ट्रपति के पुत्र दोषी करार दिए गए हैं। आपको स्मरण होगा कि कई दिनों से ये खबर सुर्खियों में बनी रही कि डोनाल्ड ट्रंप भी दोषी करार दिए गए हैं और अभी कल ही अमेरिका जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके बेटे जो है उसमें हंटर बाइडेन को भी अमेरिका के जो विल्मिंगटन डेलावेयर संघीय अदालत ने 2 गंभीर मामलों में दोषी करार दिया है। हंटर बाइडेन पर अवैध रूप से हथियार खरीदना और नशीली दवाओं का उपयोग को लेकर झूठ बोलने के मामले में भी दोषी करार दिया गया है। ये मैं बता देना चाहूंगा, इस समय अमेरिका में भी चुनाव है और ठीक पहले एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उनके जो भाषणबाजी है उसके जो स्तर है वो बहुत निम्न स्तर का अभी देखने को मिल रहा है। चुनाव के ठीक पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहले निर्णय आया है और उसके बाद फैसला जो है हंटर के खिलाफ आया है। मतलब यही है कि वर्तमान जो 2 राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, उन दोनों के खिलाफ जो है, एक के लड़के के खिलाफ और दूसरा जो है खुद के खिलाफ निर्णय आने के कारण से अमेरिका के जनता भी अभी बहुत पेश में है कि भाई किसको वोट दे और किसको जिताए। ये तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा उस दिन का
जब ये निर्णय आएगा। इसके अलावा एक खबर और है कि पाकिस्तान ने एक उनके जो रक्षा मंत्री है उन्होंने एक बयान दिया है कि जो नवाब शरीफ है उन्होंने मोदी को अनमने ढंग से जो है वो बधाई दिया है, मजबूरी में बधाई दिए हैं। इसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने कहा कि मोदी को ये बधाई देना नहीं चाहते थे, इनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार मोदी जीतेगा नहीं, मतलब उनके भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं जीतेगी। बिल्कुल। उसके बाद ही जो है ये बयान दिया कि जब आप जीत गए तो उनको मजबूर होके उनको बधाई देना पड़ रहा है। लेकिन इसके उलट मोदी ने भी जो है केवल बधाई को स्वीकार किया है एक शब्द में। उन्होंने कहा केवल धन्यवाद। तो इस बात को लेके भी वो कहा कि जिस प्रकार से मजबूरी में आपने बधाई दिया, लेकिन पलट के उन्होंने केवल एक शब्द का जो है जवाब देकर पाकिस्तान को भी जो है नीचा दिखाया है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने धन्यवाद के अलावा कोई शब्द का उपयोग नहीं किया है। जी। इस खबर के अलावा एक और खबर जो दुखदाई खबर है कि जो मलावी है, मलावी के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी एक प्लेन क्रैश में वो उनकी मौत हो गई है। सोलोस सिलिमा जो कि 51 साल के थे और वो मलावी के उपराष्ट्रपति थे। और उसी प्रकार से जैसे ईरान के राष्ट्रपति की अभी मौत हुई थी, ठीक उसी प्रकार से जो है 9 सदस्यीय ये जो हेलीकॉप्टर है, इसको लेके सैन्य हेलीकॉप्टर था और इसको लेके जब वहाँ जा रहे थे कहीं उनके दौरे पे, उसी समय पहाड़ियों में गिर के जब वहाँ पर जो विजिबिलिटी था उसमें कम होने के कारण से ही जो है पहाड़ से टकरा गया और उनको 9 सदस्य और पायलट कुल मिला के 10 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। और अंतिम खबर यह है कि ब्रिटेन से है, ब्रिटेन से 2 खबर है कि वहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं उन्होंने इस बार कुछ चुनाव में मांग की है कि वहाँ पे इनको विशेष सुविधा प्रदान किया जाए और अभी जो चुनाव है हर चुनाव में उनके लिए कुछ ना कुछ सौगात जरूर देते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने आगे होकर जो मांग की है और ये मांग करने के लिए जो है आगे इसलिए आए क्योंकि जो ऋषि सुनक है वो भारतीय है और अभी वो चुनावी मैदान में है और अभी उन्होंने स्थिति अपनी सुधार दी है। मतलब यही है कि वो आगे जाके वो जीत भी सकते हैं। ऐसे स्थिति में जो है इन्होंने जो मांग रखी है वो उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संत तिरुमंगई की 500 साल पुरानी जो कांस्य प्रतिमा वो भारत लौटाने पर भी सहमति जता दी है। मतलब ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने ये कहा कि 500 साल पुराने जो ये कांस्य प्रतिमा है इसे भारत को लौटा देना चाहिए। प्रतिमा तमिलनाडु के एक मंदिर से पहले चुराई गई थी, तो इसीलिए जो है अब जाके उसको लौटाने के लिए निर्णय हो चुका है। तो चुनाव में इस प्रकार से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उससे जो ऋषि सुनक है उसको अधिकतर वोट मिलने की संभावना जो भारतीय वहाँ पर रहते हैं उन संभावनाएं वहाँ बढ़ गई है। जी निशा। जी बिल्कुल। और हम राष्ट्रीय स्तर की तमाम अपडेट ले लेंगे सूरज जी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी आतंकी हमला हुआ था और 48 घंटे के भीतर दूसरा आतंकी हमला हुआ है। इसको लेके तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा कि 2 दिन में 2 आतंकी हमले हुए हैं, हालांकि एक आतंकी को मार गिराया गया है। बिल्कुल। और इस बार जो आतंकी हमला हुआ है उसमें आतंकवादियों ने घर में घुसकर गोलियां चलाई। और आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में जब श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ था उसके 48 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने कठुआ के जो सैदा सुखल गांव है वहां पर एक घर पर हमला किया है। हमले में एक नागरिक के घायल होने की खबर है और फायरिंग सुनकर के जब सुरक्षा बल वहां पहुंचे और गांव को घेर लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और आतंकियों को निकलने का मौका नहीं मिल पाया और इस मुठभेड़ में एक आतंकी की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों के छिपे होने की भी संभावना बताई। यहाँ बताना चाहूंगा कि जो संदिग्ध है वहाँ पर रियासी इलाके का जो संदिग्ध है, क्योंकि पुलिस ने जो पौनी इलाका है वहाँ पर जो बस हमला हुआ था
उस बस यात्री में जो हमले में शामिल आतंकवादी थे, उनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। और जो प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के आधार पर एक स्केच जारी किया है पुलिस ने कि रियासी में जो हमला हुआ था उसमें ये आतंकवादी सम्मिलित हो सकता है, तो उसके लिए 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। जी दूसरी तरफ बात करूंगा इस खबर के अलावा कि आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ बताना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिल्कुल। बड़ी बात इसलिए ये है कि अब वो अमरावती नई राजधानी बनने वाली है। और जो पीडीपी के प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, वो आज 11:27 पर चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। हालांकि ये कार्यक्रम विजयवाड़ा में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, अमित शाह पहुंचने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कई और राज्यों के, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। और अपने पहले के कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को नई राजधानी घोषित किया था। हालांकि बीच में वो काम कुछ रुका हुआ था जगन के आ जाने के बाद में, लेकिन अब चूंकि ये है कि वापस जब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो नई राजधानी अमरावती अपने आकार में आ जाएगी। दूसरी तरफ बात करें कि उड़ीसा में, तो उड़ीसा में थोड़ा सा जो उलटफेर देखा जा रहा है, क्योंकि वो बहुप्रतीक्षित था कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिल्कुल। कई नामों को लेकर कयास चल रहे थे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ ये देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है, पहली बार यहाँ सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी, तो क्या समीकरण हो सकते हैं। तो तमाम कयासों और अटकलों पर विराम लगाते हुए क्योंझर सीट से 4 बार के विधायक हैं और आदिवासी नेता माने जाते हैं मोहन चरण मांझी। और यूं कहा जाए कि देखा जाए कि मध्य प्रदेश में भी मोहन है और उड़ीसा में भी मोहन जो है सीएम बनने वाले हैं। तो मोहन चरण मांझी आदिवासी नेता माने जाते हैं, राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। और राज्य में आदिवासी की संख्या जो है, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या 23% से ज्यादा है। और इसी को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने मांझी पर दांव लगाया है। हालांकि 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, क्योंकि हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 उप मुख्यमंत्री का प्रचलन किया है। तो यहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मोहन मांझी ने राजभवन जाकर के दावा पेश किया है। राज्य में 2 मुख्यमंत्री, पहले कनक वर्धन सिंह देव और दूसरी जो हैं वो है प्रभाती परिडा। प्रभाती परिडा पहली बार की मुख्यमंत्री विधायक हैं और जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में 78 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहली बार सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री आज शाम को 5 बजे यहाँ शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही एक खबर और है जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, वो है नीट की परीक्षा से संबंधित। क्योंकि नीट की परीक्षा को लेकर के जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन सब बातों में एक चीज ये जरूर सामने आ रही है कि क्योंकि अब इस नीट के विषय में शीर्ष कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए और केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में इसका जवाब मांगा है। काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि एक सांसद ने दावा किया है, यहाँ बताना चाहूंगा कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है। और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र जो हैं फरीदाबाद क्षेत्र से आते हैं। और इस परीक्षा की पारदर्शिता पर कई सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि एनटीए इस मामले को लेकर के पूरी तरह बेनकाब हो गया है। 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। वहीं नीट की परीक्षा की जो गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले जो अलख पांडे हैं, उन्होंने कहा कि 5 मई को झारखंड की एजेंसी की सूचना पर बिहार पुलिस ने उनका वाहन रोका था और उसमें से 3 लोग मिले थे और तलाशी में उसमें 4 प्रवेश पत्र मिले थे। उसमें एक छात्र पटना के डीएवी सेंटर का था। परीक्षा के बाद बिहार पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की तो उसने बताया था कि उसे 2 दिन पहले पेपर रटाया गया था और वही पेपर आया। इसी के साथ ही एनटीए के जवाब न देने से बिहार में जो नीट का पेपर है लीक की जांच रोक दी गई थी। दूसरी तरफ बात करूंगा कि मांगे की जा रही कि परीक्षा दोबारा की जाए, गड़बड़ी करने वालों की जांच हो, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि हरियाणा में एक ही परीक्षा केंद्र के 6 छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले
तो और दूसरे भी कुछ मामलों में बराबर नंबर पाने वाले छात्रों के रोल नंबर आसपास के रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको लेकर भी संभावना बताई जा रही है। दूसरी तरफ एक चीज और आई कि 16 मई को एक छात्रा ने बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पेपर नीट का जो पेपर था उसे लीक की खबरों का हवाला दिया था और हवाला देकर के दोबारा परीक्षा कराने की जांच की याचिका लगाई थी। हालांकि सीबीआई ने 17 मई को केंद्र सरकार तथा एनटीए से जवाब मांगा था। यहाँ इस पूरी परीक्षा में, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज ये जरूर है कि 1563 छात्र ऐसे हैं जिनके ग्रेस मार्क हैं। ये कैसे तय किया गया है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर के पहले भी जो चीज देखी गई कि परिणाम आने के बाद में छात्रों का प्रदर्शन रहा है, उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि छात्रों के भविष्य की बात है। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कि मध्य प्रदेश में कल जिस तरह से 89 दिन के बाद में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई है और इस पूरी कैबिनेट में जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों के साथ में सरकार के पिछले 6 माह का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया है और जांच किया गया है कि पिछले 6 माह में सरकार ने क्या और कैसे काम किया है, क्योंकि 2 बड़ी चीजें हैं। पहले बताना चाहूंगा एक अच्छी खबर जो है कि मध्य प्रदेश में अब पीएम श्री पर्यटन की लॉन्चिंग होने वाली है कल से और मध्य प्रदेश से हवाई मार्ग से पर्यटन होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, उज्जैन और खजुराहो जैसे पर्यटन स्थल के बीच में अब 6 सीटर 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो हवाई सेवाएं देंगे। यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि एयरक्राफ्ट के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। कल यह योजना शुरू हो रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ा फैसला है कि रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने की जो सहमति है मुख्यमंत्री ने दे दी है, तो एक नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को और मिल जाएगा। बिल्कुल। जैसा कि मध्य प्रदेश को अभी टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है तो वो उस सौगात, उसको एक और सौगात मिलेगी। दूसरी तरफ थोड़ी सी चिंताजनक खबर है कि गेहूं का जो भंडारण है वो पिछले 16 साल में इस बार सबसे कम हुआ है, क्योंकि ज्यादा दाम पर सरकारी खरीद जो थी वो 29% कम हुई है और ऐसा होने से अब लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो 5 क्विंटल घट गई है और स्टॉक लिमिट से व्यापारियों के पास पुराना गेहूं खत्म हो गया है। तो अब गेहूं की कीमतें आसमान छूने वाली हैं क्योंकि स्टॉक नहीं हो पाया और 6 साल के बाद ये नौबत आई है क्योंकि जरूरी स्टॉक और फ्री अनाज योजना के लिए तत्काल आयात करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को लागू करने के लिए, उन योजनाओं को सीधा जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो देने के लिए अब यदि सरकार को गेहूं बाहर से खरीदना पड़ेगा। एक समय था जब गेहूं के उत्पाद के लिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला था, लेकिन इस बार गेहूं की पैदावार भी कम हुई है। दूसरी तरफ जो है स्टॉक भी कम किया गया, भंडारण कम किया गया है, तो निश्चित बात है कि इसका असर जहां सरकारी योजनाओं पर पड़ने वाला है कि योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को दूसरे राज्यों से गेहूं खरीदना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि अब आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि आम जनता भी जब गेहूं बाजार से खरीदेगी तो उसे महंगे दामों पर मिलेगा। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश जी, तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश से क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्या बड़ी खबर है, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर जो है अब कुछ ही दिनों में बदली नजर आएगी। आपको बता दूं कि कई सीनियर नौकरशाहों का जो रिटायरमेंट है और कुछ का प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तबादला होने की संभावना जताई जा रही है और इस बदलाव के बाद यूपी को चलाने वाले जो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पंचम तल है, जो लोक भवन है, वहाँ फिर नजारा बदला नजर आएगा। मैं बता दूं कि यूपी के मुख्य सचिव जो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं वो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और दुर्गा शंकर मिश्र जो उत्तर कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी, उन्हें बीते दिसंबर में तीसरा सेवा विस्तार मिला हुआ था, जिसकी अवधि इसी माह पूर्ण हो रही है और तो सीएस डीएस मिश्रा की रिटायरमेंट को देखते हुए अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के अगले मुख्य सचिव की तलाश की शुरुआत हो चुकी है और यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अब ये चर्चा हो रही है कि इस पद में राज्य में ही तैनात किसी अफसर की तैनाती होगी या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से किसी अफसर की वापसी होगी। इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार अगर हम बात करें तो निशा जो कृषि उत्पादन आयुक्त हैं मनोज सिंह को माना जाता है। हालांकि वरिष्ठता के लिहाज से देखा जाए तो 1987 बैच के 2 अफसर अरुण सिंघल और लीला नंदन केंद्र में तैनात, क्योंकि उनकी वापसी के आसार कहीं न कहीं कम है।
और 1988 बैच में इस समय 3 अफसर हैं, जिनमें रजनीश दुबे हैं। इस वक्त वो राजस्व परिषद की चेयरमैन है और अगस्त में रिटायरमेंट हो जाएंगे। वहीं राधा एस चौहान केंद्र में डिप्टी के सचिव हैं और 30 जून को रिटायर हो रही। उनको मुख्य सचिव बनाया जाता है तो दुर्गा शंकर की तरह उन्हें भी सेवा विस्तार देना पड़ेगा। तो इस तरीके से निशा देखे तो मनोज कुमार सिंह इस बैच के इकलौते अफसर हैं जिनका कार्यकाल अगले साल जुलाई तक है और इनके पास में औद्योगिक विकास और अस्थापना आयुक्त IIDC, कृषि उत्पादन आयुक्त APC जैसी अहम जिम्मेदारियों के साथ साथ में पंचायती राज विभाग और अन्य कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जो उनके खाते में। सीएम योगी आदित्यनाथ से तालमेल को देखते हुए CS की रेस में इन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है। वहीं बता दूं, कुछ जानकारों का मानना है कि केंद्र इस पद पर 90 बैच के किसी अफसर को पदासीन कर सकता है और ऐसा होता है तो 89 बैच के अफसरों को सचिवालय से बाहर रहना। अब देखना यह होगा कि केंद्र योगी की पसंद पर मुहर लगाता है या इन वक्त में दुर्गा शंकर मिश्रा की तरह किसी अफसर को फिर दिल्ली से भेज देता है। जी वहीं मैं बता दूं कि इस बार जो कहीं न कहीं निशा जो है यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के रिटायरमेंट के साथ साथ योगी सरकार के 2 भरोसेमंद अफसर जो हैं वो जल्द केंद्रीय नियुक्ति के लिए अवमुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे में बात करें तो ACS मुख्यमंत्री SP गोयल और ACS नियुक्ति जो देवेश चतुर्वेदी है उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए योगी सरकार ने NOC जारी कर दी और माना जा रहा है ये दोनों अफसर जल्द ही यूपी से रिलीव कर दिए जाएंगे और 1989 बैच के IAS अफसर SP गोयल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास माने जाते हैं और 2017 से पंचम तल पर तैनात और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी भरोसेमंद अफसरों में से एक है और इन दोनों काबिल अफसरों के तबादले के बाद ACS, CS और ACS नियुक्ति एवं कार्मिक समेत कई विभागों के प्रमुख पदों पर आगामी दिनों में नए चेहरे नजर आ सकते हैं। इसके बाद पंचम तल की ही सचिवालय में अफसरशाही की तस्वीर पूरी तरह बदली नजर आएगी और इसी क्रम में अगर हम देखें तो गृह, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, नियुक्ति, वित्त आदि विभागों में फेरबदल की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास था वो बताया। हमारे साथ एडिटर सूरज जी जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें थी जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई, लगातार सुर्खियों में। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।